नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। एक पायदान को 72 रुपये में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। ठीक है, मतलब उस चीज को अगर एसपी 72 रुपये में बेच रहा है तो उसको क्या हुआ, हानि होता है। कितने का हानि जो हुआ है वो 10% का हुआ है। ओके, ठीक है। यहाँ तक आगे क्या बोला है कि अगर 96 में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। अगर उसी चीज को 96 रुपया में बेचेगा, अगर 96 रुपये में बेचना चाहता है तब उसको कितने का हानि या लाभ होगा। इसके लिए हमें क्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो क्रय मूल्य क्या होगा, कोई भी चीज जो अपने आप में वो होता है कितना होता है 100% होता है। कोई भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है सीपी अपने आप में 100% होता है। ठीक है, उसको क्या हुआ 10 का हानि हुआ, मतलब एसपी कितना हुआ होगा। अगर यहाँ परसेंटेज में देखा जाए तो एसपी होगा 90% का। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो एसपी हो रहा है कितने 72 का हो रहा है। मतलब बोल सकते हैं कि 10% हानि के साथ अगर एसपी होगा परसेंटेज में तो 90 में होगा, और वही 90 जो है 72 के बराबर है। जब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10% का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10% का मान आ गया हमारा 9 8 72 8। लेकिन हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना होता है 100%। तो 100% बनाने के 10 से गुना कर देंगे तो 100% हो जाएगा। तो 100% का जो मान आ जाएगा वो 80 आ जाएगा। अब क्रय मूल्य आ गया 80, क्रय मूल्य कितना आ गया 80 है, और विक्रय मूल्य कितना है 96 है। तो लाभ कितना का होगा, तो आप बोलिएगा 16 का लाभ होगा। और क्रय मूल्य लाभ हमेशा, लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पे देखते हैं। किस चीज पे, क्रय मूल्य पे। तो लाभ कितना 16 का, क्रय मूल्य कितना है 80 है। परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। जब काटेंगे तो 16 पचे 80, अब 5 से काटेंगे तो 20। उसका मतलब है कि उसको लाभ हुआ है कितने का 20% का लाभ हुआ है। कितने का 20% का लाभ होगा जब वो 96 में उस वस्तु को बेचेगा। तो लाभ होगा 20% का, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 2, इतना के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। क्या निकालना है, कुल अभाज्य गुणनखंड। कुछ दिन पहले अभी आप लोग को ऐसा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार से निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, फिर है सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों का संख्या जो तरीका है वो आप लोग को हम बता देते हैं। कुल संख्या कितना होगा अभाज्य गुणनखंडों का। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या, अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंडों का संख्या जो हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं वो देखिएगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिएगा। सबसे पहले इसको क्या करना है, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में स्क्वायर बनाना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। जैसे 16 है, 16 को क्या लिख सकते हैं खुद, खुद जो 16 है 2 पे पावर 4 होता है। ठीक है, 11 पे पावर 7 है। मतलब ये जो ओरिजिनल में है पावर पे पावर गुना हो जाता है, तो इसको क्या करेंगे बोल सकते हैं 2 पे पावर 28। कितना बोल सकते हैं 2 पे पावर 28 गुना। 27 को खुद लिख सकते हैं 3 का कुंचित क्यूब। 11 पे 6 है, मतलब 3 पे पावर कितना हो जाएगा 6 3 18 गुना। उधर क्या है 5 पे पावर 9, इसका टुकड़ा नहीं कर सकते। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडों का संख्या जब भी पूछे तो तरीका में बनाया जाता है। ये जो आंसर दिया है जिस तरीके से आंसर में, वही तरीका आप लोग को हम बता रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंडों का संख्या जब भी पूछा जाता है तो आप लोग को क्या करना है, ये संख्या नहीं है। ठीक है, ये तो हम उसी को लिखे हैं। अभाज्य गुणनखंडों का संख्या क्या हो जाएगा, तो जो भी पावर आया सबको, जो अभाज्य गुणनखंड है देखिए ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। तो कितना बार आएगा टोटल अभाज्य गुणनखंड, तो 28 प्लस 18 प्लस 9 ही हो जाएगा टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो इसको जोड़ेंगे तो 8 8 16 16 16 16 7 16 में 8 8 16 से ही ना 18 8 18 ही 9 7 चौक 28, 28 3 छतरी 18 है, 7 चौक पावर पावर गुना हो जाता है 9। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 18 8 8 16 16 16 16 9 16 9 25 25 के 5 हो गया। 25 का 5 5 इकाई अंक पे 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे जोड़ना है तो आप लोग को जोड़ सकते हैं। 2 8 8 16 16 9 25 के 5 बाकी 2 2 2 1 3 2 5 कितना आ गया 55 आ गया। तो अभाज्य गुणनखंडों का जो संख्या हो गया वो 55 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या है। आदित्य 500 मीटर के एक वृत्ताकार पथ पर दौड़कर 50 सेकंड में आरंभिक बिंदु पर पहुंच जाती है। तो औसत वेग ज्ञात करना है। क्या निकालना है हमें, औसत वेग की गणना करें। देखिए औसत चाल बोलता है तो फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या हुआ है कि कहने का इस क्वेश्चन में मतलब है कि यहाँ पे कोई वृत्ताकार पथ है। ठीक है, क्या किए कि आदित्य यहाँ से चलना स्टार्ट की इस पॉइंट से,
आदिति जो है इस पॉइंट से चलना स्टार्ट की, चलते चलते फिर से जो है इसी पॉइंट पे पहुंच गई। टोटल जो दूरी है वो 800 मीटर है। ठीक है, दूरी डिस्टेंस जो है वो 800 मीटर है। और कितना समय लगा इसको आने में, यहाँ पे 50 सेकेंड का समय लगा। कितना, 50 सेकेंड का। टोटल जो समय इसको लगा है यहाँ पे आने में 50 सेकेंड का समय लगा है। तो किस प्रकार से इसको बनाएंगे देखिए। ये समय दिया हुआ है, जिसको हटाते हैं और ये हमारा टी, अब आ जा टी 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 टी, और ये जो हमारा इक्वल का साइन है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो कुल जो समय लगा है वो कितना है, 50 सेकेंड है, और दूरी जो है वो 800 मीटर का है। लेकिन जब भी इसमें क्या पूछ दिया, बेग पूछ दिया, तो बेग में और चाल में अंतर होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका तो आंसर डायरेक्ट जीरो टिक हो जाएगा। वो कैसे, तो समझिएगा। जैसे इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। वो कैसे, देखिए, औसत चाल भी होता है एक चीज, और एक चीज औसत बेग होता है। औसत चाल क्या होता है, औसत चाल होता है एक, और दूसरा जो होता है औसत वेग। आप लोग को एग्जाम में औसत वेग ही, चाल ही पूछता है बहुत जगह, लेकिन इस बार पूछा है इस क्वेश्चन में औसत वेग। तो वेग यहाँ पे आप लोग को हम समझा रहे हैं। वेग में जो होता है वो हम लोग जो तय तय करता है, कोई भी वेग में जो तय किया जाता है वो विस्थापन तय किया जाता है। क्या, विस्थापन। और चाल में जो तय किया जाता है वो दूरी तय किया जाता है। किसमें, चाल में। तो फॉर्मूला अगर इसका हम यूज करेंगे औसत चाल का, हो जाएगा कुल दूरी बटा समय। क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। अगर चाल क्वेश्चन में पूछा तो दूरी बटा समय। दूरी तो वो 800 तय किया है, ठीक है, मीटर, और समय कितना में, 50 सेकंड में। जब काटेंगे तो यहाँ से काटेंगे तो 16 सेकंड आंसर आ जाएगा। 16 मीटर प्रति सेकंड। कितना, 16 मीटर प्रति सेकंड। बच्चा क्या करता है, इसको टिक कर देता, जो कि गलत हो जाता। ठीक है, क्योंकि हमें जो अभी जो निकालने देख सकते हैं आप लोग, चाल निकाला गया है, क्या, ये गलत हो जाता अगर टिक कर देते तो। क्योंकि यहाँ पर जो निकाले हम चाल निकाले, और क्वेश्चन में जो पूछा गया है वेग पूछा गया है। वेग होता है कुल विस्थापन, या फिर बोल सकते हैं विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या होता है वो भी समझाते हैं। विस्थापन बटा समय। विस्थापन होता है जहां से चलना स्टार्ट किया और जहां पहुंच गया उसके बीच का न्यूनतम दूरी। यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहीं पहुंच गया, इसके बीच का दूरी, न्यूनतम दूरी कितना हो गया। कोई यहाँ से चलना स्टार्ट किया फिर यहीं पहुंच गया, इसके बीच का न्यूनतम दूरी कितना हो गया, जीरो हो गया। तो जीरो बटा समय कितनों लगे, इसका तो मान जीरो ही आएगा। इस क्वेश्चन का अगर वेग पूछे जब भी, तो उसका तो उस डिपेंड करेगा कि विस्थापन कितना हो रहा है। ठीक है, चाल तो दूरी पे डिपेंड करता है, तो चाल के लिए तो क्वेश्चन बच्चा क्या करता है, चाल समझ के बना देता है। लेकिन वेग पूछे तो हम लोग जीरो टिक करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये हमारे रेलवे में आया हुआ प्रश्न है। लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन जो एसएससी जीडी में पूछा है, उसमें दोनों लिख दिया, औसत वेग एवं औसत चाल क्या होगा। उसमें ऑप्शन इस प्रकार से दिया है, 16 16 जीरो, 16 16 जीरो, इस प्रकार से दिया हुआ है। आप लोग चाहें तो क्वेश्चन में उठा के एसएससी का देख सकते हैं। ठीक है, उसमें पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कितने समय में इतना रुपए का साधारण ब्याज 8% वार्षिक ब्याज की दर से मूलधन का 6/25 हो जाएगा। अब देखिए, हमको सिर्फ इसी पे चल जाना है। क्या बोला है, दो कुछ होता है, एक मूलधन और एक क्या होता है, ए का मतलब अमाउंट। क्वेश्चन बोला है मूलधन का 6/25, मतलब 6/25 किसका, मूलधन का 6/25 हो जाना चाहिए। मतलब मूलधन कितना, 25। अगर मूलधन 25 है तो उसका मूलधन अगर 25 है तो मानिए मूलधन को हम क्या मान लिए, 25 है। तो मूलधन का 6/25, मतलब 25 से 25 खत्म, इसलिए हम नीचे वाला मानते हैं। तो ऊपर वाला आ जाता है जो भी चीज बोलेगा। जैसे साधारण ब्याज बोला है 8% की वार्षिक दर से, मूलधन का कितना हो जाएगा, 6/25। तो ये मूलधन मान लिए, तो ब्याज जो है SI, वो SI कितना हो गया, इसका 6/25, 25 का 6/25 6 हो जाएगा। तो हमें क्या किस प्रकार सॉल्व करना है, तो क्या होता है फॉर्मूला, P गुना T गुना R/100 बराबर क्या होता है, SI। अब देखिए SI तो हम कितना है, यहाँ पे 6 है ना, तो SI का जो मान है वो 6 है। P कितना है, P बोल रहा है क्वेश्चन में, हम लोग जो माने वो 25 का है, 25। P कितना है, 25। समय कितना बोला है, समय ही तो निकालना है, गुना R। रेट कितना है बोला है, 8%, बटा यहाँ से कर देंगे 100। ठीक है, जब यहाँ से काटेंगे तो 25 चौके 100, 4 से काटेंगे 4 दूना 8। समय का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा, इधर से काटेंगे तो 3, मतलब 3 वर्ष का समय लगेगा। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का समय लगेगा। क्या 8%, यहाँ बोला देखिए 8% चक्रवृद्धि, 8% वार्षिक ब्याज की दर से मूलधन का 6/25 कितने समय में हो जाएगा, तो वो 3 साल में हो जाएगा। इसका कोई जरूरी ही नहीं है, इसका अगर यूज करते हैं तो टाइम सिर्फ और सिर्फ बर्बाद होगा, सिर्फ और सिर्फ टाइम का, और इसका कोई यहाँ पे यूज नहीं है। सिर्फ हमें इससे मतलब था कि 25 अगर मूलधन है तो बोल रहा है 6 ब्याज हो जाएगा। 25 अगर मूलधन है तो ब्याज जो है वो 6 हो जाना चाहिए, कितना दिन में, तो T गुना रेट कितना है, 8/100 कितना हो जाना चाहिए, 6 हो जाना चाहिए। यहाँ से इसको सॉल्व किया हम लोग, 25 चौके 100, 4 दूना 8, 2 से काटे तो 3, इस पर समय का मान 3। इस प्रकार से निकालिए, इसका कोई यूज नहीं। कि जहाँ पे जिसका यूज नहीं है वो आप लोगों को प्रैक्टिस करने से पता चल जाएगा। आप लोग मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट अगर कर चुके हैं तो अब जो भी है आप लोग को
एक बार रिवाइज कर लेना है, पूरा का पूरा कॉपी देख लेना कि क्या क्या पढ़ चुके हैं इतना दिन में, क्योंकि एग्जाम जो है बहुत नजदीक है। आगे जो हमारा है, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि टेन थीटा बराबर 5/6 है तो इतना का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, यहाँ से देखिए बहुत सारा तरीका है कि आप ऐसे कीजिएगा, टेन थीटा का मान आ गया 5/6, तो आप लोग को हम एक बार समझाए थे सभी को 10 बनाना है, इसको भी 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मानिए साइन से भाग के तो ये तो खत्म हो जाएगा, कॉट बन जाएगा ना, कॉस से भाग कर देंगे तो 10 बन जाएगा, नहीं कॉस से भाग के तो ये तो 10 बन गया, यहाँ कॉस से भाग के तो कट गया, और यहाँ भी उसी प्रकार से करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन इससे भी आसान तरीका आप लोग को हमें भी बता रहे हैं, क्या देखिए यहाँ पे क्या है, साइन बटा टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तभी पढ़िए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है किसका, टेन थीटा का फॉर्मूला, और इसी का जो मान दिया हुआ है वो 5/6 है, कितना है 5/6। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा का जो मान है वो 5 है, बोल सकते हैं यहाँ पर कि साइन थीटा का जो मान है वो 5 रख सकते हैं, और कॉस थीटा का जो अनुपातिक वैल्यू है वो 6 है। फटाफट यहाँ पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 गुना यहाँ पे क्या साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना 5 -5 गुना कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान क्या है 6, तो 6 बटा नीचे में क्या हो जाएगा 12 गुना, वो सेम सेम वही चीज है, बस प्लस है बीच में, तो 12 गुना 5 प्लस 5 गुना 6। जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 12×5 = 60, 6×5 = 30, 60 में से 30 गया तो हो जाएगा 30 बटा नीचे में 12×5 = 60 और 6×5 = 30, 60 और 30 क्या हो जाता है 90 हो जाता है। जब इसको काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/3, तो डायरेक्ट इसका आंसर हम लोग टिक कर सकते हैं 1/3। आप लोग को अब इसको 10 में बदलने का कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट इसी को बदलिए, साइन बटा कॉस में मान देखिए 5/6, मतलब साइन का मान 5 और कॉस का मान 6, अनुपातिक वैल्यू ये भी है, हमें अनुपात ही ज्ञात करना है, तो ऑप्शन नंबर डी, कौन सा ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, अगर अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी जो है, ए जो है किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, और बी का बात करें तो बी जो है किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। आगे बोला है यदि बे ए से शुरू करके एक एक दिन छोड़ के कार्य करता है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। एक एक दिन छोड़ के, मतलब ए करता है पहला दिन तो दूसरा दिन बी करता है, फिर ए करता है फिर बी करता है, फिर ए करता है फिर बी करता है, इस प्रकार से अल्टरनेट होकर करता है। जिस दिन ए करता है उस दिन बी नहीं करता है, लेकिन शुरुआत किससे करना है, शुरुआत क्वेश्चन में बोल रखा है कि ए से किया जाता है। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन में पढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा तभी देखिए क्या बोला है क्वेश्चन, देखिए यदि बे ए से शुरुआत करके एक एक दिन काम करता है, पहले ये देख लेते हैं कुल काम है कितना, तो इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे कितना जाएगा 12 दूना 24, 24 दूना 48, इसका एलसीएम जो हमारा आ जाएगा 12×5 = 60, 60 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो है कुल काम को 10 दिन में कर लेता है, कुल काम तो 60 यूनिट हम लोग मान लिए हैं, तो 60 यूनिट काम को 10 दिन में करता है, तो 1 यूनिट कितना दिन में करेगा 6 दिन 60, 6 दिन में, ये 12×5 = 60, एक दिन में कितना काम करेगा 5 काम करेगा। ठीक है, अब देखिए पहला दिन का अगर हम काउंट करें, अगर पहला दिन ए करेगा, फिर दूसरा दिन बी करेगा, फिर तेसरा दिन ए करेगा, मतलब इसके बाद रिपीट होगा, मतलब यहाँ तक क्या है कि अगर पहला दिन ए किया तो दूसरा दिन बी करेगा, ये एक दिन ये करेगा, एक डी करेगा, मतलब ये जो करेगा दोनों मिल के एक दिन में कितना काम करता है, ए 6 काम करता है, एक दिन में ए को करता है 6 काम, और बी कितना काम करता है एक दिन में 5 काम करता है। तो दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 2 दिन में काम होगा, 2 दिन में कितना काम हो जाएगा 6×5 = 11 काम हो जाएगा। 2 दिन में जो हमारा काम हो जाएगा वो 6×5 = 11 काम हो जाएगा। अब हमें काम करवाना है टोटल कितना, अब जो हमें काम करवाना है इस प्रकार से करवाना है, तो हमें इसके आसपास ले जाते हैं। अब देखिए इसको सम संख्या के पास ले जाना है, विक्रम अगर मानिए हम 6 से गुना करें, 11×6 = 66, अधिक काम हो जाएगा, तो अधिक काम हो जाएगा तो इसको यहाँ पे रोक देते हैं, 11×6 = 66 हम नहीं जा सकते हैं, तो कितना से गुना करें, आप बोलेगा कि 5 से गुना करेंगे तो इसको भी 5 से गुना करेंगे। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 5 दूना 10 दिन में कितना काम हो जाएगा, ये जो 10 दिन में काम हो गया वो 55, 11×5 = 55 काम हो गया है। अब जो हमारा काम बचा हुआ है वो कितना 60 काम टोटल खत्म करवाना है। ठीक है, अब 60 काम 10 दिन तक काम हो गया है, हर एक जो है 10 दिन के बाद 11वां दिन कौन काम करेगा, तो अब ए करेगा, क्योंकि ए जो है पहला दिन किया, फिर तीसरा दिन करेगा, फिर 5वां दिन करेगा, ए करेगा। ए जो है एक दिन में कितना काम कर सकता है
एक दिन में जो कर ये तो कर सकता है 6 काम एक दिन में कर सकता है। और इसको करना कितना काम, इसको जो काम करना है 5 काम और बचा हुआ है, 5 काम और जोड़ देंगे तो पूर जाएगा कितना काम, 60 काम पूर जाएगा, मतलब 5 काम करना है। 10 दिन कर चुका है, 5 काम और करना है, तो टोटल काम एक दिन में 6 काम करता है। 5 काम करना है तो कितना समय लगेगा, 5/6 समय लगेगा। कितना समय, 5/6। कुल जो समय मतलब टोटल हो गया 10 सही 5/6 दिन का समय लगेगा। कितना, 10 सही 5/6 दिन का समय लगेगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। अगर इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन अल्टरनेट करके तो आप लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा देखिएगा, एक आदमी 1 रुपया में 5 पेन खरीदता है। ठीक है, एक आदमी जो है 1 रुपया में जो पेन खरीदता है 5 कलम। ठीक है, 5 5 कलम का हम दाम बोल सकते हैं कि हमारा 1 रुपया है। आगे 1 रुपया में 4 बेचता है। बेचने का जब बारी आया तो ये है ये हमारा सीपी दिया है। एसपी जब बेचने का बारी आया तो 4 को कलम बेच रहा है कितना में, 1 रुपया में। 4 को कलम जो है 1 रुपया में बेचता है। ओके है यहाँ तक, इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं आगे। हम आगे क्या पूछा है, तो उसका लाभ प्रतिशत। लाभ या हानि तभी हम कैलकुलेट करते हैं जब क्वांटिटी सेम हो। तो क्वांटिटी सेम नहीं है तो कर लेते हैं। तो एकरा में अगर 4 से गुना करेंगे तो 20 बन जाएगा। एकरा में 5 से गुना करेंगे, देखिए ये भी 20 हो गया और ये भी 20 हो गया। कितना से, तो एकरा में 4 से, इधर भी 4 से गुना करेंगे तो इधर भी 4 से गुना किया। एकरा में 5 से, इधर भी 5 से गुना करेंगे। इसका मतलब है कि 20 गो कलम का दाम कितना आ गया, 4 रुपया, और 20 को कलम बेच कितना हम रहा है, 5 रुपया में। तो अब हमारा लाभ हो रहा है, कितना का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर देखते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है, 4, तो 4 परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। इसको काटेंगे तो 25 चौके 100, मतलब उसको जो लाभ हो जाएगा वो 25% का हो जाएगा। कितना का लाभ, 25% का लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। इस प्रकार से आप लोग को नहीं निकालना है कि एक कलम का दाम 1/5, एक कलम का बेच रहा है 1/4 में, फिर दोनों को घटाएंगे तो इस प्रकार से निकलेगा। डायरेक्ट आप लोग को यहाँ पे क्वांटिटी सेम कर देना है, नहीं कि एक एक करके बटा करना है। क्वांटिटी सेम करके आंसर इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, यदि समीकरण इतना के मूल आवर्ती हो तो के का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। के का मान पूछा जा रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के बराबर क्या दिया हुआ है, बराबर जो दिया हुआ है 0 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के बराबर 0 दिया हुआ, तो किस प्रकार से सॉल्व होगा। इतना बराबर 0, मूल क्या है इसका, मूल क्या है, आवृत्ति है। तो हमें क्या ज्ञात, के का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले डी के बारे में आप लोग को पता होगा, डी डी बड़ा हो 0 से, इस प्रकार से डी छोटा हो 0 से तो क्या होता है डी, वो चीज़ हम अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो चलिए हम करते हैं यूज सबसे पहले। चलिए यहाँ पे तो डी 3 कंडीशन होता है। सबसे पहले डी अगर बड़ा हो 0 से क्या हो, और दूसरा यहाँ से अगर हम यूज करें तो 1 मिनट इसको हम इधर लिखते हैं। पहला होता है कि डी अगर बड़ा हो 0 से तो क्या होता है, मूल जो होता है वो वास्तविक और असमान होता है। तो हम शुरू से पहले बताते हैं। पहला, डी अगर बराबर हो 0 को, अगर डी क्या हो, डी बराबर हो 0 को, तो मूल वास्तविक भी होता है, वास्तविक और समान होता है, वास्तविक और बराबर दोनों होता है। अगर डी का मान बड़ा हो 0 से, बड़ा है मतलब मान क्या है, प्लस में है, तो प्लस में है तो वास्तविक तो होगा, लेकिन समान का कोई गारंटी नहीं, असमान होगा। क्या होगा, असमान होगा। इसे ध्यान रखिएगा, क्या होगा, मूल जो है हमारा है वो असमान होगा। अब जो है आगे का अगर हम बात किया, आगे हम बात कर लेते हैं। जब डी क्या हो, छोटा हो 0 से, जब डी छोटा हो 0 से तो डायरेक्ट हमारा जो मूल होता है वो काल्पनिक होता है। मूल क्या होता है, मूल हमारा काल्पनिक होता है जब डी क्या हो, छोटा हो 0 से। अब देखिए इस प्रकार से इतना तो हो गया। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका डी निकाल लेते हैं। चलिए इसका हम लोग डी अगर निकालते हैं तो इसका डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहाँ पे देखिए 3 कंडीशन निकाले, 3 कंडीशन का कोई जरूरी नहीं था, एक कंडीशन पे हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 कंडीशन यहाँ पे आप लोग को हम क्यों बताएं, तो वो आप लोग को हम चलिए बताते हैं। क्योंकि मूल क्या बोला है, हमें आवृत्ति बोला है। मूल आवृत्ति का मतलब डायरेक्ट क्या है, बोल रहा है कि डी बराबर है 0 के, इतने को बोल रहा है। मूल आवृत्ति का मतलब क्या है, डी बराबर है 0 के। लेकिन ये चीज़ समझाए कि अगर आ जाए कि मूल वास्तविक और समान तो ये यूज करेंगे। मूल अगर वास्तविक और असमान है तो डी बड़ा है 0 से यूज करेंगे, डी छोटा काल्पनिक के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे बोला था मूल क्या है, आवृत्ति है, इसका मतलब है कि डी का मान दे दिया है बराबर 0। यहाँ से पुट करके फटाक से निकाल लेते हैं। तो डी बराबर 0, डी क्या होता है, तो डी हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। मान रख देते हैं बी स्क्वायर मतलब बी का मान कितना है, के है,
तो क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 1, देखिए ए का मान 1 है ना, और सी का मान क्या है, के है, ठीक है, बराबर 0। अच्छा बराबर 0 है तो हमारा ई जब उस पर जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बराबर उस पर गया तो प्लस। अब देखिए के से ये के खत्म हो जाएगा, तो के का जो मान आ गया वो कितना आ गया, के का मान 4 आ गया। लेकिन इस प्रकार से यहाँ काट नहीं सकते क्योंकि द्विघात समीकरण है, क्योंकि दू है, देखिए द्विघात है तो दू का मान निकलेगा। तो यहाँ से देखिए आंसर तो मिल ही जाता है, लेकिन आप लोग को हम एक चीज यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कि इस प्रकार से काटना गलत होगा, के बराबर 0। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में बोलेगा कि के कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या यहाँ पे, के माइनस 4 बराबर 0 बच गया। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं, तो दो मान आ जाएगा, जब देखिए बराबर जब 0 हो तो क्लास 10 में दो सॉल्व करते, तो पहला के बराबर 0, पहला जो हमारा हो गया के बराबर 0। दूसरा इतना बराबर भी 0 जब करेंगे तो के का जो मान आ जाएगा वो 4 आ जाएगा, के का मान क्या आ जाएगा, के का जो मान आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसका मतलब जब इसको सॉल्व किए तो के का मान 0 और 4 हमारा दोनों आ गया। इस प्रकार से जब यहाँ पे हम उधर ले जाके और माने काट देते के और के का, तो के का मान सिर्फ और सिर्फ 4 ही निकल पाता है, कितना 4, तो हमारा ई टिक कर देते जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जब के नहीं काटे तो आप लोग को जो नहीं काटे, जब द्विघात हो तो वहाँ पे काटा नहीं जाता है, इसी प्रकार से बनाया जाता है, जिसमें कि आंसर जो हमारा आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 9 है। क्या क्वेश्चन नंबर 9, कोई पुरुष P से Q तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर जाता है, Q से P तक 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, ठीक है। तो इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल जब भी पूछे इस प्रकार से, दूरी क्या है, कांस्टेंट है, कैसे दूरी कांस्टेंट है समझिए। बोला यहाँ पे P है और यहाँ पे क्या है, Q है, यहाँ पे हमारा P है और यहाँ पे Q है। बोला P से Q तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, P यहाँ से लेके यहाँ तक जो गया है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से क्या दिया, स्पीड दे दिया है। और जो फिर आया है Q से P, मतलब यहाँ से Q से लेके P तक जो आया है उसमें जो आया है वो क्या है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आया है। इसका मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो डिस्टेंस सेम का बात किया है, यहाँ पर जो है डिस्टेंस सेम का बात करें। जब भी डिस्टेंस सेम का बात करें और क्या निकालना हो, औसत चाल निकालना हो, क्या एवरेज स्पीड औसत चाल, तो एक चीज याद रखिएगा डायरेक्ट आप लोग ट्रिक, क्या औसत चाल का, कब, जब स्पीड क्या हो, दूरी क्या हो, समान हो। यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब दूरी क्या हो, दूरी नियत हो या फिर समान हो, दूरी समान हो, दूरी समान हो तब का यूज करना है। डायरेक्ट आप लोग क्या कीजिए, 2 गुना एक्स गुना बाई बटा एक्स प्लस बाई, ठीक है, 2 गुना एक्स बटा बाई प्लस एक्स बटा बाई, इस एक्स प्लस बाई, तो 2 गुना एक्स क्या है पहला चाल, दूसरा चाल एक्स बाई है दूसरा चाल, और एक्स है पहला चाल, कितना हो जाएगा 5 गुना 3, 5 या 15 बटा, नीचे में हो जाएगा 5 और 3 8, दोनों को जोड़ देंगे, जब इसको काटेंगे तो 5 4 बार में कटेगा, तो ऊपर में कितना हो गया, ऊपर में हो गया 5 या 15, नीचे में 4, इतना किलोमीटर। इसको पॉइंट में चेंज करेंगे क्योंकि जो भी आंसर है पॉइंट में है, तो 4 का 4 8, 4 तिया ही 12 या 3 और 0, 3 और 0 का मतलब 7 5, मतलब जो उसका एवरेज स्पीड आ गया वो आ गया 3.75 किलोमीटर पर घंटा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। यदि समीकरण इतना के मूलों का अनुपात इतना दिया है, तो मूल जो भी हमारा होता है वो क्या होता है, अल्फा इंटू अल्फा बीटा होता है। तो इसी का अनुपात दिया है, मतलब अल्फा अनुपात बीटा जो दिया है वो हमें दिया है 1:2। कितना दिया है, 1:2। और मूल क्या, समीकरण क्या दिया हुआ है, समीकरण जो है वो हमारा 2x² माइनस 3x प्लस a बराबर 0। अब यहाँ से दो कंडीशन अप्लाई होता है। पहला अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, बराबर होता है -b/a फॉर्मूला। और दूसरा जो होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। c/a हमें a का मान ज्ञात करना है, तो पहले दोनों को यहाँ पे अनुपात का मान ज्ञात करेंगे। वो कैसे, तो देखिए सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा हम यूज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे अनुपातिक संख्या x मान लेते हैं, मान सकते हैं बिल्कुल। जब दोनों को अल्फा प्लस बीटा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 1 3x, यहाँ पे हो गया 3x, ठीक है, माइनस माइनस b का मान कितना है, b का जो मान यहाँ पे देख सकते हैं -3 है, माइनस माइनस +3 बटा a हमारा कितना, a का मान जो है वो 2 है तो 2 रख दिए। जब यहाँ काटेंगे देखिए 3 से 3 कट जाएगा, x का जो मान आ गया वो 1/2 आ गया। अनुपातिक संख्या हमारा आ गया 1/2। अगर चाहे तो इसको सॉल्व करें, ये मतलब 1/2 का मतलब 1/2 हो गया अनुपात।
ई संख्या कितना हो गया, ये हमारा बीटा का मान हो गया 2 गुना 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे मतलब ये आ गया हमारा 1/2 कि अल्फा का मान, और बीटा का जो मान आ गया वो हमारा आ गया 1 आ गया। अब यही से हमको मान ज्ञात करना है किसका, क्वेश्चन बोला है कि ए का मान ज्ञात करें, किसका, ए का। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 1/2 गुना बीटा का मान देखिए निकाल चुके हैं, बीटा का मान कितना है 1 है, बराबर सी का मान देखिए कितना है, सी का मान जो क्वेश्चन में देखिए ए है, सी का जो मान हमारा है वो कितना है ए है, तो ए बटा ए का मान कितना है, ए का जो मान है वो 2 है, कितना है, ए का मान 2 है। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा ना, तो ए का जो मान हमारा सिंपल सा आ गया वो 1 आ गया, कितना आ गया, ए का मान 1, मतलब यहाँ पर जो होगा 1 होगा। क्वेश्चन में पूछा था कि ए का मान ज्ञात करिए, तो ए का जो मान हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, अगर अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।